morning everyone, Suprabhat. I will start the session. So good morning everyone, Suprabhat. I will start the session and मैं ये सेशन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में करूंगा so that I think you all can be means आप लोग समझ सकेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, बोर नहीं करेंगे हम आपको, ठीक है. तो ये सेशन जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना हमारे लिए भी है. कुछ हम आपसे सीखेंगे और कुछ हम यहां आपको सिखाने की का प्रयत्न करेंगे, ठीक है. सो माई सेल्फ वीरल वर्गामा, along with me my colleague Bijal Kumar Patel and Brijraj Singh Rana. So without wasting much time, I will start the session. First, I will introduce our company. A basic introduction will not take more time. We are from Panasonic Life Solutions, India Private Limited. It was formerly known as Anchor Electricals, and it was established in 1963. We have more than 9,000 plus employees. It is a subsidiary of Panasonic Corporation, Japan, which was established in 1919. And we have more than 2,74,000 employees across the globe. As an electrical company, we started our journey from 1963, and from 1963, if you see, the foundation was in 1963. We started making electrical products like Penta, Roma. Thereafter, if you see cables, then in 2007 it was acquired by Panasonic Corporation, and subsequently through integration of business by 2019, as a part of our environmental initiatives, we stopped the production of GLS bulbs which were not environmentally safe. So we work on the front of energy, environment as well as safety. On all three fronts we work on to make the society clean as well as ensuring all the necessary regulations. And from 2010 we went into switchgear, then subsequently into IoT business, Panasonic Vision, then we went to solar panels, and then after we developed a plant in Haridwar, we installed a plant in Haridwar, and then IoT business, and presently we are into kitchen, modular kitchen and kitchen equipments also. So this is a brief introduction. Now that our session, these are the product displays of Anchor. So we will start a small video. So we are looking to the future. हम फ्यूचर की तरफ है और हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स हो या हमारे एक्टिविटी हो वो हमेशा लो कार्बन एमिशन रहे, जो हमारे लिए और आपकी जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. So, पहले हम समझेंगे एनर्जी क्या होता है, जो आप लोगों ने सीखा होगा, है ना. तो एनर्जी की डेफिनेशन बहुत प्रकार से होती है. जैसे कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसको एनर्जी बोला जाता है, करेक्ट. तो दैट इज विच हेल्प्स अस इन डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. उसको भी एनर्जी बोलते हैं. कोई एनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है. एनर्जी हम कभी बना नहीं सकते, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. उसको हम
एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी इज बेस्ड ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स. हियर हम यहां पे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे बात करेंगे. नॉन रिन्यूएबल मींस जो एनर्जी फॉसिल फ्यूल मालूम है? फॉसिल फ्यूल यानी कोयला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जैसे हमारी कार्स चलती है, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, हाँ, ये सारे हमारे फॉसिल फ्यूल है. उसको हम यूज करके जब हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो दैट आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल. क्योंकि हम जब उसको यूज कर लेते हैं, हम उसको वापस नहीं ला सकते, वापस नहीं आएंगे वो सब. दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल किस हिसाब से होता है? जो बहुत मात्रा में अवेलेबल है और कभी खत्म नहीं होता, जैसे कि सूरज की रोशनी, हवा, विंड, हाइड्रो, बायो एंड जियोथर्मल. नाउ अगर हम बात करें कि एक बल्ब अगर आपके घर पे चलता है, तो उस बल्ब को 1 साल अगर चलाना है आपको, तो कितनी एनर्जी लगेगी? तो आपको कितना कोयला चाहिए वो एक बल्ब चलाने के लिए? 323 kg, 323 kg कोयला जब लगेगा, तब एक बल्ब आपके घर पे 1 साल के लिए चलेगा. ठीक है? तो अब हम जो सोचते हैं, और हम ये सोचते हैं कि एनर्जी को हम कहीं भी वेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है. आज हमारे पास है, कल हमारी जनरेशन के पास ना भी हो, तो हमको उसको बचाना भी है, और हमको उस हिसाब से काम करना है कि हम एनर्जी को कहीं स्टोर भी कर सके. जो हमारा सेशन भी है कि एनर्जी एंड एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, तो उस पर हम बात करेंगे. सिमिलरली अगर कोलसा नहीं है तो और क्या है? तो न्यूक्लियर एनर्जी. तो उसमें 15 ग्राम न्यूक्लियर जो रहता है, यूरेनियम, हाँ, वो यूज करेंगे, तब 1 साल बल्ब चलेगा. और एल्स 64 kg नेचुरल गैस, खाद्य तेल, जो गैस बन के आप लोग एलपीजी यूज करते हैं, वैसे नेचुरल गैस आता है, वो 64 kg वो यूज करेंगे, तब 1 साल एक बल्ब चलेगा. तो हम हमारे घर में एक बल्ब नहीं चलाते, एसी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं. तो आप ये सोचिए कि हम कितना एनर्जी वेस्टेज भी करते हैं, और उसको अगर हम सही तरीके से यूज करें, तो हमारे भाई बंधु भी उसको यूज कर पाएंगे जहां हमारे पास एनर्जी अवेलेबल नहीं है. नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप्स और फॉर्म्स. बेसिकली एक होता है पोटेंशियल, एक होता है काइनेटिक. ये भी आपको पढ़ाया गया होगा, है ना? तो पोटेंशियल में क्या क्या आता है? रेज्ड ऑब्जेक्ट जो गिरने की तैयारी में है, देन योर बैटरीज, ड्रोन, एरो, स्ट्रेच स्प्रिंग. सो अभी अगर हम एग्जांपल देखें, एक हथौड़ी अगर ऊपर उठा के रखी है, तो दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी. जब वो छूटती है और किसी कील पे लगती है, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. और जब वही कील लगने से, जो कील अंदर लकड़े में लग जाती है, तो उसको क्या करते हैं? इट इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि हमको लकड़ा कहीं लगाना है. ठीक है? तो हम एनर्जी का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत करते हैं. सो क्या है और क्या करना चाहिए, ये हम जरा देखेंगे. Steam. That steam spins a turbine, which activates a generator, which pushes electrons through the wire. This current propagates through hundreds of miles of electric cables and arrives at your home. All around the world, countless people are doing this every second. Flipping a switch, plugging in, pressing an on button. So how much electricity does humanity need? The amount we collectively use is changing fast,
So to answer this question, we need to know not just how much the world uses today, but how much we'll use in the future. The first step is understanding how we measure electricity. It's a little bit tricky. A joule is a unit of energy, but we usually don't measure electricity in just joules. Instead, we measure it in watts. Watts tell us how much energy per second it takes to power something. 1 joule per second equals 1 watt. It takes about 0.1 watts to power a smartphone, 1,000 to power your house, 1,000,000 for a small town, and 1,000,000,000 for a mid-sized city. As of 2020, it takes 3 trillion watts to power the entire world. But almost 1 billion people don't have access to reliable electricity. As countries become more industrialized and more people join the grid, electricity demand is expected to increase about 80% by 2050. That number isn't the complete picture. We'll also have to use electricity in completely new ways. Right now, we power a lot of things by burning fossil fuels, emitting an unsustainable amount of greenhouse gases that contribute to global warming. We'll have to eliminate these emissions entirely to ensure a sustainable future for humanity. The first step to doing so for many industries is to switch from fossil fuels to electric power. We'll need to electrify cars, switch buildings heated by natural gas furnaces to electric heat pumps, and electrify the huge amount of heat used in industrial processes. So all told, global electricity needs could triple by 2050. We'll also need all that electricity to come from clean energy sources if it's going to solve the problems caused by fossil fuels. Today, only 1/3 of the electricity we generate comes from clean sources. Fossil fuels are cheap and convenient, easy to ship, and easy to turn into electricity on demand. So how can we close the gap? Wind and solar power work great for places with lots of wind and sunshine, but we can't store and ship sunlight or wind the way we can transport oil. To make full use of energy from these sources at other times or in other places, we'd have to store it in batteries and improve our power grid infrastructure to transport it long distances. Meanwhile, nuclear power plants use nuclear fission to generate carbon-free electricity. Though still more expensive than plants that burn fossil fuels, they can be built anywhere and don't depend on intermittent energy sources like the sun or wind. Researchers are currently working to improve nuclear waste disposal and the safety of nuclear plants. There's another possibility we've been trying to crack since the 1940s. Nuclear fusion. It involves smashing light atoms together so they fuse and harnessing the energy this releases. Accidents aren't a concern with nuclear fusion, and it doesn't produce the long-lived radioactive waste fission does. It also doesn't have the transport concerns associated with wind, solar, and other renewable energy sources. A major breakthrough here could revolutionize clean energy. The same is true of nuclear fission, solar, and wind. Breakthroughs in any of these technologies, and especially in all of them together, can change the world, not only helping us triple our electricity supply, but enabling us to sustain it. हेलो या ये जो वीडियो देखा उसमें से हमने क्या सीखा? पहली चीज जो है जो हमने सीखी वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी सारी जगह अवेलेबल नहीं है। अभी भी ऐसी जगह है जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है। तो क्या ये हमारा दायित्व नहीं बनता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी उतना सेव करें कि फिर इलेक्ट्रिसिटी जहां नहीं पहुंची है वहां भी हम पहुंचा सके? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो अभी हम जनरेट करते हैं उसका 1/3 पोर्शन ओनली हम रिन्यूएबल यानी सूरज, सोलार, विंड और एल्स न्यूक्लियर से जनरेट करते हैं। 1/3 ओनली पूरे वर्ल्ड में। तो
हमको उसे बढ़ा के मैक्सिमाइज करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है वो दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। तो ये घटते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है, तो आधा वर्ल्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रुक जाएगा। तो सबसे पहले जो अभी प्रेजेंटली जो काम हो रहा है वो काम हो रहा है सोलार, विंड, न्यूक्लियर पे, क्योंकि हमारे पास उतनी, और स्टोरेज टेक्नोलॉजी पे बेसिकली, क्योंकि हमारे पास अभी हम ना सोलार को कैद कर सकते हैं, ना ही हम विंड एनर्जी को बोल सकते हैं कि भाई अभी आ जाओ, कल मत आना, कल नहीं चाहिए हमको पावर, है ना ही हम जो न्यूक्लियर है उसको 100% यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका कचरा कहां जाएगा, जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलेगा, और उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा वो भी टेक्नोलॉजी पे डेवलपमेंट बहुत चल रहा है। अदरवाइज क्या हो सकता है, जैसे चेर्नोबिल, अगर किसी को मालूम है, रशिया में वहां ब्लास्ट हुआ था न्यूक्लियर रिएक्टर में, आधा शहर, आधे से ऊपर शहर खत्म हो गया था। तो ये भी हो सकता है। तो ये फ्यूचर जनरेशंस के लिए हॉट टॉपिक्स है, सोलार, विंड और न्यूक्लियर एनर्जी। नाउ इफ वी सी कोल इंपोर्ट्स और कोल की सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू, अगर इंडिया के बारे में बात करें तो हमारे यहां अगर कोल रहेगा तो 43% इट कम्स फ्रॉम इंडोनेशिया, मींस हम इंपोर्ट करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया आर द मेजर इंपोर्टर्स फॉर इंडिया ऑफ कोल। इफ वी से कि हमारे जो पावर प्लांट्स है, थर्मल पावर प्लांट्स, जहां पे कोल यूज होता है, जो यहां पे दिखाया है मिडल पिक्चर में, तो सारे क्रिटिकल कंडीशन में है। क्रिटिकल कंडीशन यानी 7 दिन से ज्यादा हमारे पास कोल अवेलेबल नहीं है। 7 दिन के बाद पावर प्लांट बंद भी हो सकता है अगर हमारे पास इंपोर्ट नहीं आया तो कोल शॉर्टेज की वजह से हमारे पावर प्लांट और हमारे इलेक्ट्रिसिटी पे इफेक्ट आता है। कुछ जगहों पे हम अभी देख रहे हैं इन इंडिया, स्पेसिफिकली इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जैसे बंगाल, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। सो ये स्टेट्स में कोल इतनी मात्रा में है कि क्रिटिकल कंडीशन है, बिकॉज उधर 7 दिन से कम स्टोरेज अवेलेबल है कि वो लोग खाली 7 दिन चला सकते हैं प्लांट। अगर कोल वापस नहीं आया और कोल की जो खपत हो रही है वो वापस भरी नहीं गई तो 7 दिन में उधर ब्लैकआउट भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो, एंड फॉर वर्किंग ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज एंड फॉर अस ऑल्सो। एनर्जी सिनेरियो की बात करें तो ग्लोबली जो है, इंडिया इज 6th लार्जेस्ट कंट्री टू यूटिलाइज इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का जो यूटिलाइजेशन है उसके बेस पे एक कंट्री का ग्रोथ भी डिपेंड करता है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो बोलते हैं, इट इज लिंक्ड विद एनर्जी कंजम्पशन ऑल्सो। तो जितना एनर्जी कंजम्पशन होगा तो ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई वो उतना डेवलप कर रहा है। हाँ? हमको दोनों तरीके से काम करना है, एनर्जी कंजर्वेशन पे भी और डेवलपमेंट पे भी। इन 2002 द कंजर्वेशन एक्ट was implemented and it was prepared in 2001. So it is Energy Conservation Act 2001 बोला जाता है उसको। And we have a special agency, अगर किसी आप लोगों को पता है, किसी को पता होगा शायद, BEE पता है क्या है? BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये जो आप इक्विपमेंट पे स्टार रेटिंग देखते हैं ना, 5 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, तो वो सब डिराइव होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से। ऊर्जा सृष्टि की सभ्यता की सबसे बड़ी खोज। घर, अस्पताल, उद्योग, कार्यालय, यातायात, हम सभी किसी न किसी ऊर्जा शक्ति पर निर्भर हैं। ऊर्जा हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
लेकिन क्या हम इस वरदान का महत्व समझ पाए हैं? क्या हम ऊर्जा का सही ढंग से उपयोग कर रहे हैं? जरा सोचकर देखिए, क्या हो जब 135 करोड़ देशवासी मिलकर ऊर्जा देश को आत्मनिर्भर व ऊर्जा सुरक्षित राष्ट्र बनाने में सहयोग दें। तो चलिए रोज थोड़ी थोड़ी ऊर्जा बचाते हैं और देश के कोने कोने तक ऊर्जा पहुंचाते हैं। ये मैसेज एकदम क्लियर है। ऊर्जा का हम अगर ऊर्जा की बचत करेंगे तो वही ऊर्जा किसी के काम भी आएगी। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर जो आप लोग पढ़ रहे हैं वहां भी वो इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल, रेसिडेंट जहां हम रहते हैं, जहां हम काम करते हैं। सो मेजर यूसेज गवर्नमेंट, कमर्शियल्स, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड रेसिडेंशियल सेक्टर्स में ऊर्जा यूज होती है। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ एनर्जी? सो एनर्जी को तीन तरह से इंपॉर्टेंस दिया गया है। एक होता है एनर्जी स्टोरेज, एक है एनर्जी कंजर्वेशन और एक है एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी यूसेज। सो फॉर एनर्जी स्टोरेज आई वुड लाइक टू कॉल बीजल सन टू कंटिन्यू विद द सेशन। थैंक यू। हेलो। हम अभी एनर्जी स्टोरेज के बारे में बात करेंगे। एक वीडियो देखेंगे। The way we generate electricity is changing. It used to come from big power stations, but now more electricity comes from renewable energy, owned by communities, businesses, and households. We need to change the network to adapt. In the future, more heat and transport is due to come from electricity. Upgrading the network is expensive. Instead, we need to use the network in a smart and flexible way. The amount of electricity produced by wind and solar energy varies depending on the weather. However, we use most of our electricity during peak periods, mainly in the morning and evening. One solution is to store the renewable electricity so we can use it when we need it. Charging during off-peak periods and discharging during the peak times of day, helping balance the demand and supply of electricity locally and nationally. Recently, battery prices have dropped rapidly, making electricity storage more viable for households, businesses, and others. Storage can also help manage power quality on our electricity network, which means it works better for all the devices and machinery powered by electricity. We all benefit from the flexibility electricity storage offers. It can help integrate renewable electricity and match it with our peaks in demand. We can also avoid expensive upgrades to the network. तो ये वीडियो से हमने ये देखा है कि कहाँ पे हम एनर्जी स्टोरेज यूज करते हैं और किसके लिए जरूरत है एनर्जी स्टोरेज के लिए। सो टाइप ऑफ एनर्जी स्टोरेज जो है इलेक्ट्रोकेमिकल लाइक बैटरीज, फ्लो बैटरीज एंड हाइड्रोजन। मैकेनिकल एनर्जी स्टोरेज आर फ्लाईव्हील एंड कंप्रेसर। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज आर कैपेसिटर, सुपर कंडक्टिव मैग्नेटिक मटेरियल्स। एंड थर्मल आर हॉट वाटर स्टोरेज, थर्मिक फ्लूइडेटर एंड सिरामिक स्टोरेज। दीज आर द टाइप ऑफ एनर्जी स्टोरेज। ये अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी स्टोरेज। सो पंप हाइड्रो स्टोरेज एनर्जी, PHES, ग्रेविटी टेक्नोलॉजी, कंप्रेस एयर टेक्नोलॉजी स्टोरेज, फ्लाईव्हील आर मैकेनिकल टाइप ऑफ स्टोरेज। एंड हाई टेम्परेचर बैटरीज, फ्लो बैटरीज, लिथियम आयन, लीड एसिड, एडवांस लीड एसिड आर इलेक्ट्रोकेमिकल टाइप ऑफ स्टोरेज टेक्नोलॉजी। एंड थर्मल टेक्नोलॉजी आर सेंसिबल मोल्टन सॉल्ट, चिल वाटर, लेटेंट आइस स्टोरेज, फेस चेंज मटेरियल in PCM. And thermic ice storage are the thermal technology storage. So supercapacitor, superconducting magnetic energy storage are electrical type of storage technology. And power to power cell
and power to gas are the hydrogen-based storage technology. So now, presently hot topic is battery as storage technology, as we are using it from the long time. So we have done many research on battery. So let's look into the history of the battery. So history of the battery, we were using in lithium ion batteries since 1970, and it was a organic electrode. So from since 1970, we have done many innovation and technology upgradation. Presently, we have developed lithium silicon batteries with solid state battery. There is no liquid. And presently, we are under the development stage of the silicon alloy anodes and lithium air batteries. It will be developed by 2030, expected. So how battery storage works? So AC electricity charges are converted into stored energy, and there is some standby losses also. So this stored energy reconvert into form of the discharge and convert into AC electricity with minor losses. So this is some pilot project by the Power Grid company. There is advanced lead acid battery used 500 kilowatt and 250 kilowatt, lithium ion batteries 50 kilowatt, and alkaline batteries. So application of this storage battery storage power plant is frequency regulation and energy shift time. So but wait, so this is all about hydrogen battery cells. So hydrogen fuel is a new technology, and hydrogen fuels generate the electricity by water and heat from the hydrogen and oxygen. So beauty of hydrogen cell is that you get the electricity, potable water and heat it in form of the output. So advantage of hydrogen cell are is offer the much greater range but lighter in occupying the so small volume. Means ये जगह कम occupy करता है hydrogen based power plant. So it is obtained from the water through the electricity process. Basically it is a reverse fuel cell and takes the electricity and water to produce the hydrogen and oxygen. So ये easily मिल सकता है water से and volume भी कम use करता है. लेकिन disadvantage क्या है कि storage of hydrogen is very risky and expensive, and it is also highly flammable and it may react with the metal. So there may be a explosion possibility. So main conclusion that still we are doing this research on this technology, and this is the main advantage. So now coming to the energy conservation. So what is energy conservation? Why it is required? हम क्यों energy conservation करना है और ये क्या है हम समझेंगे. So energy conservation is a practice of decreasing quantity of energy. Means हमको energy की खपत को कम करना है, उसको हम energy conservation बोलते हैं for same quality and quantity of output. So energy conservation achieve कैसे करेंगे हम? So we have to reduce the energy consumption by energy efficient use and reduce the wastage of energy. So why to conserve the energy? हमको क्यों करना है? So our demand is increasing by 14% every year. Every year उसकी डिमांड बढ़ती है, उसकी वजह से हमको ये करना जरूरी है क्योंकि हमारे पास एनर्जी का सोर्सेज लिमिटेड है. ये हम देखते हैं लास्ट ईयर हमारी एनर्जी जो शॉर्टेज थी 5845 मिलियन यूनिट शॉर्टेज थी लास्ट ईयर. सो इसलिए एनर्जी का कंजर्वेशन जरूरी है. There's no way around it. वीडियो We देखेंगे. need fuel. We've always needed it. And today, it powers almost every aspect of our lives. But fuel comes at a cost. And that cost is rising. How do we solve this problem? We're developing alternative fuel sources. And that's valuable work. But there is one fuel we don't talk about enough. It costs less than other fuels. And it's clean. It's energy efficiency. But wait, energy efficiency, that's not a fuel. Look at it this way. This is where Nova Scotia's electricity came from,
5 years ago. Today, energy efficiency has reduced our annual need by almost 7%. Enough energy to power nearly 78,000 homes. Energy efficiency is actually competing with other fuels in our electricity mix. The more energy efficiency we generate, the less coal we need. With no emissions or power plants, energy efficiency really is our greenest fuel, and it only costs 3 cents per kilowatt hour saved versus 12 cents to use that same amount. So it's also our cheapest fuel by far. What's more, energy efficiency fuels our economy, creating jobs, spurring innovation, and positioning Nova Scotia as an industry leader. So while we keep searching for better fuels, let's not forget that the real breakthrough in energy is using less. We can all make better energy choices. Let's make energy efficiency our first fuel. ये वीडियो से हमने ये देखा है कि एनर्जी कंजर्वेशन और उसके बचत करने से हमको क्या फायदा होता है. So these are some energy conservation strategies. So we have to understand the energy problem by the energy audit. We have to adopt energy efficient technology. So हम जो energy efficient technology मतलब जो हम घर पे जो इक्विपमेंट लेते हैं, फ्रिज, एसी, ट्यूबलाइट, वो स्टार रेटिंग वाले होने चाहिए. तो जितना स्टार अपना ज्यादा होता है उस इतनी एनर्जी की बचत कम होती है. और साइज ऑफ द इक्विपमेंट प्रॉपर्ली हमको सिलेक्ट करना चाहिए सो दैट एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी कंसिडर. एंड हमको कोई भी वेस्टेज होता है, हीटिंग होता है या फिर कूलिंग होता है, तो हमको वो इंसुलेट करना चाहिए. और वी हैव टू शेयर द अवेलेबल रिसोर्सेज. हमारे पास इक्विपमेंट है फिर भी हमको दूसरे हम इक्विपमेंट लेते हैं तो हमको लेना नहीं चाहिए अगर अवेलेबल है तो. सो ये स्टार रेटिंग हम समझाते हैं आपको. बी का एक इनिशिएटिव है स्टार रेटिंग सिस्टम में. तो हायर द स्टार रेटिंग, लोअर द एनर्जी कंजम्पशन. सो वी हैव टू प्रोक्योर हायर स्टार रेटिंग इक्विपमेंट ओनली. सो एनर्जी कंजर्वेशन इन एसी एंड लाइटिंग, ये हम टिप्स है एनर्जी सेविंग करने के लिए. घर पे भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं. सो एनर्जी सेविंग करने के लिए लाइटिंग के लिए हमको लाइट बंद करना चाहिए जब उसकी जरूरत नहीं हो. और अगर जरूरत से ज्यादा दिन में अगर लाइट है, सनलाइट है, तो हमको लाइट चलानी नहीं चाहिए. और अगर घर पे CFL है, कोई कंपनी में CFL है, तो हमको उसको रिप्लेस करना चाहिए LED से. एंड हमको ये ख्याल रखना है कि मैक्सिमम डे लाइट का यूज करें, सनलाइट का यूज करें. और हम मोशन सेंसर भी लगा सकते हैं ताकि आदमी का जब एंट्री हुआ कोई जगह पे ऑफिस या हॉल में तो ऑटोमेटिक लाइट चालू हो जाएगा, और मोशन नहीं होगा तो ऑटोमेटिक बंद हो सकता है लाइट. उसको मोशन सेंसर बोलते हैं. सो एसी में भी हम अगर 1 डिग्री टेम्परेचर कम करते हैं तो वो हमको 6% का सेविंग मिलता है. तो हमको जो एसी चलाना चाहिए तो 27 डिग्री पे चलाना चाहिए. उससे हमको कंफर्ट भी मिलता है और एनर्जी की बचत भी होती है. और वी हैव टू एंश्योर दैट सक्शन एंड डिस्चार्ज लाइन ऑफ आउटडोर आर प्रॉपर्ली इंसुलेटेड. वो खुली नहीं होनी चाहिए. और एसी घर पे है तो एसी के फिल्टर रेगुलर साफ करने चाहिए. और एसी की जरूरत नहीं है तो वो बंद होना चाहिए. हम बात करेंगे मोटर में कैसे एनर्जी सेविंग करेंगे. मोटर हमेशा लोड उसका 80 to 90% होना चाहिए. अगर जरूरत से ज्यादा लोडिंग और जरूरत से ज्यादा अंडर लोडिंग भी होगा तो मोटर की एनर्जी की खपत ज्यादा होगी. वी हैव टू मेंटेन द मोटर इन गुड कंडीशन. मोटर डिटेल शुड बी अपडेटेड एंड वी हैव टू मेंटेन द हिस्ट्री ऑफ द रिवाइंडिंग. क्योंकि अगर हम 3 बार रिवाइंडिंग कर दिया तो उसके बाद रिवाइंडिंग नहीं करना चाहिए मोटर का, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी डाउनग्रेड हो जाती है. और वी हैव टू प्रोक्योर ओनली एनर्जी एफिशिएंट मोटर. तो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है वही मोटर हमको प्रोक्योरमेंट करना चाहिए. और मोटर की एनर्जी बचाव के लिए हम उसमें VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव भी यूज कर सकते हैं. और हमेशा हमको ये ध्यान रखना कि मोटर को जो सप्लाई दिया गया है वो बैलेंस वोल्टेज सप्लाई है. ये अभी जो है एनर्जी वेम्पायर, उसके बारे में ब्रिजदास सिंह राणा सन आपको समझाएंगे आगे. थैंक यू. सो गुड मॉर्निंग ऑल. अभी हम
बात करते हैं एनर्जी वैम्पायर की। तो वैम्पायर आप सबको पता होगा, आप लोगों ने हॉलीवुड की फिल्म्स देखी होगी कि इसमें वैम्पायर होता है जो खून चूसता है, ठीक है। ये वैम्पायर एनर्जी वैम्पायर है। ये आपका खून तो नहीं चूसेगा, लेकिन आपकी घर की इलेक्ट्रिसिटी चूसेगा, ठीक है। तो उसमें हमारे कॉमन एनर्जी वैम्पायर्स कौन से होते हैं? जो कि हमारे ऑफिस एसीज है या लाइटिंग है, जिसको हम यूज नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, तो वो हमारा एनर्जी वैम्पायर है, ठीक है। कोई भी ऐसा डिवाइस जो आप यूज नहीं कर रहे, जैसे कि आप घर से आए होंगे, मोबाइल का चार्जर आपने सॉकेट में लगाया होगा लेकिन उसकी स्विच बंद नहीं की होगी, तो वो भी आपके घर का एनर्जी वैम्पायर है, ठीक है। अप्लायंसेस जैसे कि वाटर कूलर है, एयर कूलर है, बाद में पर्सनल फैन है, इलेक्ट्रिकल किटली है, वो सब आपके एनर्जी वैम्पायर रहते हैं। तो चलिए हम एक एनर्जी वैम्पायर एक्चुअल में क्या होता है उसके लिए एक वीडियो देखते हैं। It seems like vampires are everywhere these days. Fortunately, vampires are only make-believe. Or are they? What if I told you your home is infested with vampires, sucking your power when you don't even know it? What are they? They're the things you have plugged in that use energy even when they're turned off. Finding and slaying these suckers could save you hundreds of dollars a year. Let's go hunting. You won't need garlic or wooden stakes to kill these vampires. The only tool you'll need is your kilowatt meter. Make sure it's set to watts and the device you're hunting is turned off. Is it still drawing power? You caught your first vampire. Check some other devices. What do the vampires have in common? Are they warm? Do they have lights? Where are the biggest vampires hiding? Even small devices, like old phone chargers, can be pesky suckers. How much are they costing you? Here comes the math. Let's look at a TV vampire. If you watch TV 4 hours every day, that means it's off for 20 hours. Multiply that by 365 days a year, and your TV is off 7,300 hours per year. Let's say your kilowatt meter shows your TV is drawing 7 watts while it's off. Multiply 7 watts by 7,300 hours per year, and your TV is bleeding 51,100 watt hours a year while you're not even using it. A kilowatt hour is 1,000 watt hours, so move the decimal point over 3 places, and your TV is sucking about 51 kilowatt hours a year. At an average price of 12 cents a kilowatt hour, that's over $6 a year you spend on the TV while it's off. The vampires in your home entertainment system alone could be costing you more than $85 a year. And there may be bigger ones lurking. Now, why should you care? Well, more than half of Smud's energy is clean and carbon-free, and we're adding more all the time. But part of the energy vampires waste is generated from natural gas, a fossil fuel, which contributes to climate change. So slaying vampires saves you money and helps the environment. You can unplug vampires, killing them instantly. If you don't use your vampire device, get rid of it. Use power strips for devices you use often. Smart power strips can sense vampires and shut off the energy they crave automatically. Set up timers for things like your Wi-Fi while you're asleep or at school. Finally, talk to your parents about upgrading to newer, more energy-efficient appliances. Slaying vampires can keep money in your pocket. I'm sure you can think of a few good ways to spend it. Even more importantly, you'll help the planet. So grab your kilowatt meter and let's get started. It's time to take a bite out of vampire power. तो ये आपने वीडियो देखा, इसमें आपको समझ में क्या आया कि अगर आप कोई टीवी या कोई फ्रिज या आप बंद कर देते हो लेकिन मेन सप्लाई से बंद नहीं करते, तो वो अपने स्टैंड बाय में भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। अगर फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल ले ले कि अगर आप एक टीवी यूज कर रहे हो, सब लोग एक घर पे एक टीवी यूज कर रहे हैं, एक टीवी को आप हर बार स्टैंड बाय मोड पे रख के चले जाते हो, ठीक है। अगर पूरे दिन में वो स्टैंड बाय पे रहता है तो समझ लीजिए आप एक दिन में 1 वॉट मीन्स 1 किलोवाट कंज्यूम करता है, तो पूरे दिन का जो मंथली बिल होगा उसका होगा 30 किलोवाट। तो 30 किलोवाट आप उस चीज के लिए पे कर रहे हो जो चीज आप यूज नहीं कर रहे हो, जब आप टीवी यूज नहीं कर रहे हो। आप अगर इंडिया की जनसंख्या देखने जाए तो हमारी 1 बिलियन से ऊपर है।
अगर हर एक आदमी इतनी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करेगा तो हमारे लिए एनर्जी एफिशिएंसी लाना बहुत मुश्किल है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से बचाएं और एनर्जी वैम्पायर को अपने घर पे ढूंढे और उसको एलिमिनेट करें। तो हम देखते हैं कि हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते, हम फ्यूल्स भी यूज करते हैं। जैसे पेट्रोल का दाम देखने जाए तो अभी बहुत महंगा हो गया है, ठीक है, तो वो महंगा होता है लेकिन हम उसका अच्छे से उपयोग भी नहीं करते। जैसे कि अगर आप देखने जाए कि हम कैसे वेस्टेज करते हैं तो उसको कैसे सेव कर सकते हैं, कि अगर हम हाई गियर लो स्पीड या लो गियर हाई स्पीड पे अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारा फ्यूल ज्यादा यूज होगा, तो हमें वो चीज अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। अगर टायर में अच्छी तरह से प्रेशर नहीं है तो उस वजह से आपके गाड़ी में पेट्रोल ज्यादा यूज होगा, ठीक है। बाद में बार बार आप गियर चेंज करते हो, कभी एक गियर पे डालते हो, कभी 3 गियर पे डालते हो, वापस 2 गियर पे डालते हो, ऐसे करके आप फ्रीक्वेंटली चेंज करते हो, तो उस वजह से आपका पेट्रोल या डीजल जो भी आप फ्यूल यूज करते हो वो ज्यादा यूज होगा, ठीक है। बाद में आप अगर सडन एक्सीलरेशन देते हो, अपने बोलते हैं कि ये रेसिंग करते हैं, तो वैसा हम यहाँ पे सिटी में हमें जरूरत नहीं है, तो हम उस वजह से हम ये फ्यूल हमारा कंजप्शन कम कर सकते हैं, ठीक है। बाद में हम कभी कभार क्या करते हैं कि आधा क्लच दबा के हम गाड़ी चलाते हैं, तो वो भी हमें नहीं करना है, हमें क्लच छोड़ने के बाद ही एक्सीलरेशन देना चाहिए, ठीक है। हमें सडन ब्रेकिंग नहीं करनी चाहिए। सडन ब्रेकिंग मतलब मैं रास्ते से जा रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरे यहाँ से 2-3 मिनट के बाद वापस स्पीड ब्रेकर आएगा, तो मुझे ट्राई करना है कि मैं स्पीड स्लो धीरे धीरे करूँ। अगर कोई रास्ते में कोई आदमी आ जाता है तो हमें एक इमरजेंसी ब्रेक मार सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हमें उस टाइम भी धीरे से ही ब्रेक मारनी है, ठीक है। बाद में है हर एक चीज को सर्विसिंग की जरूरत है, वैसे ही गाड़ी को भी सर्विसिंग की जरूरत रहती है, तो हमें वो ध्यान रखना है कि हम अपनी गाड़ी है, चाहे ये बाइक है या फिर कार हो, उसको टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाए, ठीक है। बाद में एक लास्ट कॉमन चीज है, अगर हम ट्रैफिक सिग्नल पे फंसे हुए हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें गाड़ी बंद कर देनी है, क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट से पहले वो लाइट रेड से ग्रीन नहीं होगी, तो आप इतना 1 मिनट भी आप फ्यूल क्यों अपना बर्बाद करें। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन के लिए पिरामिड है, जो कि पहले फोकस करता है कि एनर्जी कंजर्वेशन पे, बाद में फोकस करता है एनर्जी एफिशिएंसी पे, और लास्ट में फोकस करता है रिन्यूएबल पे। तो एनर्जी कंजर्वेशन की हमने इतनी बात की। कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि आप कोई भी छोटी चीज करके आप अपने घर की बिजली बचा सकते हैं, घर की नहीं, बाकी ऑफिस की, प्लांट की और वो सब की। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से निकलते समय आप लाइट एसी बंद कर दीजिए, ठीक है। बाद में आप मशीन का एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाद में आप कोई इंडस्ट्री में है तो एयर लीकेज चेक कर सकते हैं। बाद में एसी आप जैसे कि 16 डिग्री पे चलाते हैं तो उसकी जगह आप 25 या 27 डिग्री पे चला सकते हैं, उससे आपकी एनर्जी मींस कंजर्वेशन होगा। एनर्जी एफिशिएंसी की बात करने जाए तो जैसे हम बोलते हैं पहले CFL यूज करते थे, उसके बाद हम LED पे हुए तो उसका एफिशिएंसी हमने बढ़ाया, तो ये आपका एनर्जी एफिशिएंसी पे आ गया। वैसे ही मोटर हम यूज करते हैं तो उसकी जगह हम VFD लगा सकते हैं। लोअर एफिशिएंसी वाली मोटर की जगह हम हायर एफिशिएंसी वाली मोटर यूज कर सकते हैं। कोई भी घर पे अप्लायंसेस है वो 1 स्टार 2 स्टार अप्लायंसेस लेने से अच्छा है 5 स्टार रेटिंग का अप्लायंस हम ले ले, ताकि वो हमारा रनिंग कॉस्ट कम कर सके, ठीक है। और लास्ट में है रिन्यूएबल मतलब आप घर पे सोलर लगा सकते हो, ठीक है। विंड फार्म्स रहते हैं तो वो हम लास्ट में हम यूज कर सकते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो है कैसे हम एनर्जी बचा सकते हैं।
तो हमने ये सब चीज देखी कि एक बच्चे को अगर हमने स्विच बंद की तो उनके घर पे भी सप्लाई मिलना स्टार्ट हो गया, तो वो कितना खुश हो गया। तो अभी हमें भी ध्यान रखना है कि ये खुशी अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बाकी सब के लिए भी रखें और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। तो एनर्जी एफिशिएंसी का बेनिफिट क्या रहता है? पहले तो है आपका बिल कम हो जाएगा, उससे ज्यादा अपने को क्या चाहिए? अपने पास बिल आज कम हो जाएगा तो हम वो पैसे हम कहीं और पार्टी करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाद में कोई इंडस्ट्री में हम प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हमारे जो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री में आप जैसे कि पढ़ के आप बाहर जाओगे इंडस्ट्री में काम करने के लिए, तो उसकी जो प्रोडक्ट आप इंडस्ट्री में बनाओगे उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है। बाद में कंपनी का प्रॉफिट होगा, और जो आप कंपनी में काम करते हो उसकी राइवल्स भी बहुत सारे होंगे, ठीक है, तो उसको आप तगड़ा कंपटीशन दे सकते हो। फिर और क्या फायदा होगा? इंडस्ट्री के हिसाब से आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगा कम एनर्जी यूज करके, और आपकी मशीन जो होगी उसकी लाइफ अच्छी होगी क्योंकि आपकी एफिशिएंसी अच्छी है। आप में वेयर एंड टेयर होगा, मीन्स कि आपके घर्षण, फॉर एग्जाम्पल कोई मशीन है जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, ठीक है, वो एनर्जी एफिशिएंट नहीं होगी, उसकी जगह आप एनर्जी एफिशिएंट मशीन लगाओगे तो उसमें आपको लाइफ आपकी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। और बाद में अगर आप कोई मशीन, अच्छी मशीन है, जैसे कि आपके पास अच्छी गाड़ी होगी, आपने अच्छे से मेंटेन किया होगा उसको, तो वो गाड़ी आप मार्केट में वापस रीसेल करोगे तो उसका आपको ज्यादा अच्छे से बेनिफिट भी मिलेगा। सिमिलरली इंडस्ट्री में भी सेम है कि अगर आप उसको मशीन को स्क्रैप करते हो तो उसका आपको बेनिफिट भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो हमारे पास अलग अलग टाइप के रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, जैसे कि विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, जैसे कि टाइडल एनर्जी बोलते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। सोलर हो गया, जो आप सबको पता होगा सोलर एनर्जी के बारे में, और अभी जियोथर्मल या बायो एनर्जी। तो हम सोलर एनर्जी की बात क्यों करते हैं? तो हम जैसे देखने जाए तो अर्थ के पास 174 पीटावाट इतनी एनर्जी हमें सोलर रेडिएशन से हमारे अपर एटमॉस्फेयर में आती है, मीन्स हमारे सरफेस पे आती है, जिसमें से 30% एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हम 1 पीटावाट की बात करें तो मैं गिन नहीं सकता इतने कितने जीरो है, तो 1 लाख करोड़ किलोवाट जितनी एनर्जी हमें उससे मिलती है। अगर हम देखने जाए तो 30% रेडिएशन भी हम गिनने जाए तो के रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो 122 पीटावाट हमारे सरफेस पे मिलता है, ठीक है। और ये सरफेस पे जहाँ पे क्लाउड्स है, ओशन है और जमीन है, वहां पे गिरता है। तो हम सोलर एनर्जी तो फ्री है, भगवान थोड़ा उससे पैसे लेता है, तो हम उसको यूज क्यों ना करें? तो आइए हम उसको आगे देखते हैं कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप सबको पता होगा कि हम सोलर कुकर यूज करते हैं घर पे और सोलर हीटर यूज करते हैं, लेकिन उसके अलावा सोलर थर्मल पावर प्लांट्स भी रहते हैं जो हम यूज करते हैं, और सोलर पावर प्लांट्स भी यूज करते हैं जो कि सोलर पीवी सेल्स रहते हैं उसके साथ यूज कर सकते हैं हम। तो ये हमारा पैनासोनिक का
टोटल इंस्टॉलेशन है पूरे पैन इंडिया बेसिस पे, जहाँ पे 2.9 मेगावाट का हमने टोटल इंस्टॉलेशन किया है। और दमन रीजन की बात करने जाए तो 0.74 मेगावाट हम सोलर पे चलाते हैं। तो ये वन ऑफ द प्रोजेक्ट था जहाँ पे हमने मिनिटमेड की कंपनी जो लुधियाना में है वहाँ पे 1.5 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया था। अभी एक और हम वीडियो देखेंगे जहाँ पे हमने एक सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन किया था। To make green manufacturing processes, we have tied up hands with Panasonic to go for green energy resource. As on today, we have about 18% green energy used in our plant, and we aim at taking it to around 35 to 40% of our total energy requirement. With the help of Panasonic, we are setting up a rooftop solar plant of the capacity of 4 megawatt plus 2 megawatt, totaling 6 megawatt plant,
in our premises. This was the first time we placed an order on Panasonic for a 4 megawatt plant. And when the plant was in progress, we found that the quality, the workmanship of the project was beyond our expectations. And hence we decided to go for another 2 megawatt rooftop plant to get it installed through Panasonic. तो ये था पैनासोनिक का 2-3 प्रोजेक्ट्स जो हमने इंस्टॉल किए थे, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और हम सिर्फ ये नहीं बताना चाहते कि हमने सिर्फ सोलर एनर्जी का यूज करके हमने बहुत सारे सेविंग्स किए हैं, बट ऑल्सो हमने क्या अचीव किया है, क्या एनवायरनमेंट के लिए अचीव किया है, ये मैं थोड़ा आपको छोटा सा ग्लिम्स देना चाहता हूँ। तो यही था हमारी तरफ से। थैंक यू।